बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन कायम करना कितना ज़रूरी है और ये तवाज़ुन कैसे पैदा हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ा-सा इसमें समझता हूँ कि हमने ज़बरदस्ती 2 चीज़ों को अलग-अलग कर दिया है, दीन और दुनिया बना ली है। जी। दुनिया जीने का जो सही तरीके से जीने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, उसको दीन कहा गया है। जी। दीन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि भई जो हमारी नमाज़ कुरान इबादत है, पढ़ने का उसको नमाज़, रोज़ा, कुरान पढ़ना है, इसको हम दीन समझ रहे दीन हैं। ऐसा समझ नहीं रहे है। हैं। दीन ये मुकम्मल है, 24/7 है। जी। आपको किसी से बात करनी है, कहीं सफ़र करना है, किसी से मिलना है, किसी से दूर जाना है, हर काम, हर तरीका, हर बिज़नेस, हर सिस्टम के लिए एक सही तरीका आपको बताया गया है, वो दीन है। तो ये चीज़ अलग नहीं है और एट द सेम टाइम हम कहने के लिए तो दीन कहते हैं ना, जो 24 घंटे का होता है, जहाँ जी। दिन सूरज निकला हुआ है, रात है, अंधेरा है। ये दीन का तस्वुर अलग है और जो दीन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ वो है जिसको इंग्लिश में लाइफ़स्टाइल कहा जाएगा, जी। वे ऑफ लाइफ़स्टाइल, और जिससे हम समझते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का जो सही तरीका है वो दीन है। तो इसमें बैलेंस की कोई बात नहीं है, इसमें सही तरीके से सही दीन की समझ रख के हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी बसर करनी है और वही कामयाबी है। तो अगर इस सवाल में पूछ रहे हैं कि हमको इबादत में और अपने घर के काम में बैलेंस करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इबादत 1 घंटे में हो जाती जी। है। 23 घंटे तो हमको मिले हुए हैं, 7-8 घंटे हम सोते हैं और बाकी 12 घंटे तो हमको काम करने के लिए मिले हैं। तो उसमें कौन-सी बैलेंस और कौन-सी मतलब बिगड़ने की वाली बात कोई है ही नहीं। लोग 1 घंटा नमाज़ के लिए नहीं निकाल पाते, ये इससे बुरा क्या हो सकता है, कहा जाए तो। जी। तो वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम 5 टाइम की नमाज़ें 10-10 मिनट की हैं, 10-12 मिनट की नमाज़ें होती हैं, 15 मिनट की, उससे ज़्यादा तो होती नहीं है। जी। तो 1 घंटा सवा घंटे का टाइम है जो आपने निकालना है और जो आपको ट्रेन करता है, जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है जी। कि आपको वक्त पे नमाज़ पे पहुंचना है, वक्त पे जाना है। आपको 5 बार ट्रेनिंग दी गई दिन में। सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ में पहुँचना है। आपने काम कर लिया, आप थक गए हैं, ज़ोहर की नमाज़ आपके लिए है। आपने थोड़ा और काम कर लिया, फिर असर की नमाज़ है। फिर आप सब मसरूफ़ियत छोड़ के आप मगरिब और इशा पढ़ लीजिए। तो ये तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, नमाज़ आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जी। दीन का एक सिस्टम है जो आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, जो आपको सही तरीके से एक अच्छा इंसान बना रहा है। इसको हम इस इबादत को हम दीन सिर्फ ना समझें, वो एक उसका दीन का एक हिस्सा है इबादत। 24 घंटे की तो मुकम्मल 24 ज़िंदगी। घंटे की हमारी ज़िंदगी वो दीन है और वो दीन के सही तरीके पे हम उसको चलना है, तभी हमारी कामयाबी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि दुनिया कमाना मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। दुनिया कमाना असल है वो आखिरत कमाना है। जी। आखिरत ये इसलिए कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी, ये हमारी एग्ज़ाम है। जो हम कर रहे हैं इसका हिसाब किताब होगा। जैसे रिज़ल्ट आता है साल के बाद, वैसी जो भी हमारी ज़िंदगी होगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी, उसके बाद एक अबदी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसकी कंपैरिजन नहीं हो रही है। प्रॉब्लम वहाँ पे है। हम बच्चों को वो दीन का सही तसव्वुर और सही इल्म दे नहीं पा रहे हैं। हम अगर बच्चों को ये कहें कि भाई बेटा ये कंपेयर कर लो कि एक के पास 10 रुपए हैं और एक के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा उसका फ़र्क। जी। ये फ़र्क हम अपनी यहाँ की ज़िंदगी और अपनी अबदी आखिरत की ज़िंदगी में हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो आप उलमाए कराम इसका काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमारी पूरी ज़िंदगी हर लम्हा जो है हमारा दीन पर होना चाहिए और इबादत के वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इबादत के वक्त इबादत होगी। इबादत कहा जाएगा, काम को कहा जाएगा कि मेरा इबादत का वक्त है, अब काम रुक जाएगा। जी। वहाँ बैलेंस नहीं होगा, वहाँ कंफर्म होगा कि अभी इबादत का वक्त है, नमाज का वक्त है, नमाज होगी। फिर नमाज को फिर आपको फ्री टाइम है। अगर कोई ये कहे 12 घंटे में से आपको 1 घंटा ही तो देना है, 11 घंटे तो आपके हैं, तो कौन सा बड़ा टाइम लिया गया आपसे? बस लेस दैन 10% टाइम लिया गया है और वो भी आपकी बेहतरी के लिए है, वो भी आपकी आखिरत के लिए है, उसका भी आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिल रहा है। वो भी अच्छे से करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। और उसके करने का ये फ़ायदा है कि आपकी बाकी 11 घंटे की जो ज़िंदगी है वो भी और अच्छी रहेगी। मतलब आपसे कम से कम गलतियाँ होंगी। जी। तो रादर हम उसको सेपरेट ना करें, उसको उस ज़िम्मन में समझें कि ये हमारा एक फ़र्ज़ काम है और दूसरा जो काम उस फ़र्ज़ के तहत, उस ट्रेनिंग के तहत जो हमने ट्रेनिंग हमारी नमाज और इबादतों में ली है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमको बाकी 11 घंटे में करना है। क्या आज के दौर में असरी तालीम वाकई रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल बनाने में मददगार साबित हो रही है? देखिए, तालीम का जैसे असली तालीम एक हम वर्ड ऐड कर रहे हैं जो मॉडर्न एजुकेशन है। जी। तो तालीम हर ज़माने में रही है और शुरू से रही है। इंसान अपने आप को
इल्म हासिल करके और उसको अमल में लाकर और उसके बार बार जब उसका इस्तेमाल करता है तो वो एक्सपीरियंस उसको ले लेता है, तो उसका फ़ायदा उसका होता है और कुछ उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ये सब अपनी जगह है, मगर आप इल्म ही हासिल नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें बेमायनी हैं। इल्म सबसे पहले आएगा और उसके बाद, क्योंकि आज जैसे शायद मैंने पहले भी कहा कि ये कंप्यूटर का ज़माना है और साथ साथ कंपटीशन का ज़माना है जी। तो इसमें आपको compete करना ज़रूर है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इल्म हासिल करके जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हम नेकी के साथ करें, वो सिर्फ पैसे के लिए ना करें, हम अच्छाई के लिए करें। तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को पैसे वाला बनने से ज़्यादा बेहतर है कि वो इंसान नेक बने। अगर हम ये अपने घर के लेवल पे अपने लिए अगर ये टारगेट रखेंगे कि मेरा घर का हर फर्द जो है, हर इंसान जो है नेक रहेगा, तो शायद फिर हमारे जो बुराई हैं वो ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। जी। एक तो एक अखलाकी मामला है, कंपटीशन ये रहेगी। कंपटीशन को हम अभी उल्टा भी बहुत सारा हो गया है, बिकॉज पहले खेल जो था एंटरटेनमेंट के लिए था, जी। वहाँ पे भी कंपटीशन आ गया, करोड़ों रुपए उसमें लग रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर सिर्फ आप खेल कूद का अगर आप ख्याल रखेंगे, समझेंगे, तो बहुत कम लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। पूरे इंडिया में हो सकता है 1-8 लाख को भी रोज़गार नहीं मिलता, जी। मगर एजुकेशन से करोड़ों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम समझें कि हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमको 100 हिस्से मिले हैं तो 99 हिस्से हमको इल्म के लिए सर्व करनी चाहिए और एक हिस्सा हमको एंटरटेनमेंट के लिए, खेल कूद के लिए हमको रखना चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म के बाद जो है आप दुनिया को सही तरीके से समझ पाते हैं और फिर अगर आप अच्छा इल्म हासिल करते हैं तो आज लोगों की ज़रूरत है, कोई कंपटीशन नहीं है। जी। जब आपके पास अच्छा इल्म नहीं है तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास इल्म नहीं है, फिर वहाँ वो कंपटीशन खड़ा हो जाता है। आप अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि सामने कोई कंपटीशन ही नहीं रहे। हम सोचते हैं कि हम 12 पास करेंगे और किसी तरह कोई ग्रेजुएशन करेंगे, नहीं करेंगे तो हमको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मगर हमारा शुरू से टारगेट ये रहा कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, हायर एजुकेशन अडॉप्ट करेंगे और रिसर्च लेवल तक हम स्टडी करेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपके लिए हर चीज़ आसान होगी। और उस लेवल पे हमको सोचना है। हमारी आज के हालात में हमारा जो एज अ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के 3% से कम है। अगर हमारी पॉपुलेशन 15% है तो ये 3% मतलब 20% होते हैं। जी। तो हमारी 20% पॉपुलेशन ही है जो हायर एजुकेशन को ले पा रही है, जहाँ के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी 80% हमारी आबादी जो है, स्टूडेंट आबादी जो है, वो हायर एजुकेशन अडॉप्ट करें, वो एक्वायर करें। अगर वो हम करते हैं तो फिर हमको कंपटीशन फील नहीं होगी। जब हम अपने आप को तैयार ही नहीं करेंगे, अगर मैंने तैयार सोच लिया है कि आज मुझे समझो 10 मील चलना है तो उसकी मैं कोशिश ही नहीं करूँगा और सडनली एक दिन खड़ा हो जाऊँगा 10 मील चलने के लिए, तो फिर कंपटीशन ही फील होगा ना। अगर मैं रोज़ 10 मील चलूँगा तो वो एग्ज़ाम के दिन मुझे 10 मील चलना उस दिन मुश्किल ही नहीं होगा, आसानी होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एज अ कम्युनिटी, एज अ इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के लिए बहुत बहुत मेहनत करें। बिकॉज आज हमारी हालत बिल्कुल उल्टा है, जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि 20% आज हम लोग एजुकेशन ले पा रहे हैं और हायर जो पोजीशंस हैं उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है, जो एक्चुअली टोटल पॉपुलेशन की हमें जस्ट 3% है जी। अदरवाइज अगर हम 15% पॉपुलेशन है तो हमारे 15% लोग अच्छे होने चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन हमारा 15% होना चाहिए। सही कह तो मतलब वो 100% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर अच्छे हैं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए बहरहाल देखा। तो हम अच्छे नहीं हैं, आज की डेट में हम बदतरीन हालत में हैं और उसका रीज़न हमारा लैक ऑफ एजुकेशन है। 10 तक हमारे बच्चे मुश्किल से पढ़ते हैं और 12th ग्रेजुएशन किसी तरीके से कुछ बच्चे कर लेते हैं, वहाँ भी 50% हमारा कंट्रीब्यूशन है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हमारा कुछ ना के बराबर है। आप 3% को जब हम 3% अगर हमारा कंट्रीब्यूशन है तो मैं समझता हूँ हम सोचने के पोजीशन में ही नहीं है कि हमको करना क्या है, इतनी ख़राब हालत है। मैं तो कहता ये जो बच्चे हैं जो अभी 10वीं के बाद या 11वीं 12वीं नहीं कर पाते हैं या 12वीं तक करते हैं फिर आगे नहीं बढ़ते, इसकी बुनियादी क्या वजह है आखिर? देखिए, अगर आप सोचिए कि मैं अक्सर जब कभी पेरेंट्स आते हैं, कभी औरतें आती हैं एजुकेटेड नहीं रहती, तो मैं समझाता हूँ उनके अपने तौर पे कहता हूँ कि अगर आपको चपाती गोल बनानी है जी। तो कोई कितना भी आपको बनाकर दिखाए वो
आप गोल नहीं बना पाएंगे जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। और जब पहली बार आप चपाती बनाएंगे तो वो गोल नहीं बनेगी जी। जब आप 100 बार बनाएंगे तभी बनेगी। तो इसका मतलब है कि 99 फेल्योर थे आपके। जी। उसी तरह समझो आपको गाड़ी चलानी है तो आपके दोस्त भले आपकी गाड़ी चला कर दिखाएं, आपके उस्ताद गाड़ी चला कर दिखाएं, मगर तब तक गाड़ी नहीं आएगी जब आप तक उसको खुद नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। और पहली बार में आप सही से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो समझो आपने 10 बार मेहनत करने के बाद अगर आपने गाड़ी चलाना सीखी है, इसका मतलब आप 9 टाइम्स फेल हो चुके थे। तो उसी तरह आप स्कूल में जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसी वक्त आप रुकें और उस चीज़ को समझें। जी। फेलियर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत कम पड़ रही है। हम मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। मेहनत से भाग रहे हैं बच्चे। मेहनत से हम दूर भाग रहे हैं। हम समझ रहे फेल हो गया आप छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो। हाँ। आप हो सकता है आप 4 बार फेल हो जाओ, नो प्रॉब्लम, कोशिश करो। देखिए आज मैं बताता हूँ, यहाँ सबसे बड़ी की इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होती है, नीट की एग्ज़ाम होती है, जहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। आज मान के चलो 70-80 लाख बच्चे 12th की एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 15% मुश्किल से बच्चे जो हैं नीट की एग्ज़ाम देते हैं, 15 लाख के करीब। अगर सही मायने में देखा जाए मेरे ख्याल से 70-80 लाख से ज़्यादा बच्चे, 1 करोड़ के करीब लगभग पूरे इंडिया में 12th पास होते हैं। मगर नीट की एग्ज़ाम देने वाले कितने हैं? 15 लाख। 15 लाख। उसमें से भी एक्चुअल एग्ज़ाम 1-8 लाख देते ही नहीं, वो मतलब सिर्फ फॉर्म ही भर देते हैं। अच्छा। और उसका पास होने वाले कितने हैं? 1 लाख। उसका गवर्नमेंट का जो एडमिशन मिलता है वो कितना है? 10-12 हज़ार। बाकी लोगों को प्राइवेट में एडमिशन मिल जाता है। जी। तो हमारी परसेंटेज 1% के बराबर है कामयाबी की। तो 99,000 लोग, तो 99 लाख लोग फेल हो रहे हैं ना जब 1 लाख को एडमिशन मिल रहा है। तो जो 1 लाख जो बच्चे पास हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? वो हर कोई पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं लोग। जब पहली अटेम्प्ट में पास नहीं हो रहा तो सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है। कुछ बच्चे 3rd अटेम्प्ट ले रहे हैं। मैं जानता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने 4th और 5th अटेम्प्ट लिया, मतलब 1 साल एग्ज़ाम पास होने के लिए उन्होंने 3 से 4 साल लगाए और फिर वो एग्ज़ाम पास हुए। तो क्या हम 10 साल बाद जब वो अच्छा डॉक्टर बनेगा तो क्या हम ये कहेंगे कि वो 4 साल फेल हुआ था? नहीं कहेंगे ना। हमें ये कहना है कि 4 साल उसने मेहनत की है, तब ये तब जाके वो पास हुआ है। तो हम 10वीं फेल क्यों हुए? हम फेल नहीं हुए, हमने कोशिश नहीं की। अगली बार फिर कोशिश करो। जी। हो सकता है कि आपको जो ग्रेजुएशन 15 साल में करना था वो आपने 17 साल में कर दिया, 18 साल पर करो उसको। और जब आप सही तरीके से और अच्छी तरीके से अगर करोगे तो फेल होने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज के हालात में। आज फेल होना मुश्किल है अगर आपने मेहनत की है। तो आप मेहनत ही नहीं करोगे और फिर समझोगे कि मैं पास हो जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। तो शर्त मेहनत है, मेहनत करो पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार एक आध गलती एक बार हो सकती है, एक आध बार आप ज़िंदगी में फेल हो सकते हैं। अगर उससे आपने सबक हासिल किया और तौबा करके अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप पास हो जाओगे।